नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि जो फैट में घुलनशील विटामिन है ADA इसको हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जल में जो घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ पे आपको विटामिन बी को संयुक्त रूप से पढ़ना है। विटामिन बी में जितने भी आपके पार्ट हैं उसको पढ़ना है और विटामिन सी के विषय में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन बी में B1। जो विटामिन B1 है, ये B1 को पहले इसका रासायनिक नाम क्या है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन B1 को हम लोग वो क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। अब यहाँ पर भी आपको उसी तरह पढ़ना है जैसे उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर विटामिन बी की कमी हो जाती है तो शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं और ये रोग शरीर में किस अंग से प्रभावित होते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले इसी पे बात करना है कि विटामिन B1 की कमी से या थायमीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो पहला आपको जानना है विटामिन B1 की कमी से आपका वेरी रोग हो सकता है। कई बार एग्जाम में भी आया है कि वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका विटामिन B1। अब वेरी रोग आपने सुना तो है, हर जगह आपको किताबों में मिल तो जाता है कि वेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है या थायमीन की कमी से होता है, लेकिन है क्या बीमारी, ये कभी आपने सुना है? वेरी रोग होता क्या है, तो इसको आप जान ले। वेरी रोग में आपके शरीर में किस तरह की समस्याएं क्रिएट हो सकती है, क्या आपको समस्या हो सकती है, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वेरी में सबसे पहली समस्या क्या होती है? सबसे पहली समस्या आपकी यहाँ पे ये होती है कि जो आपका हार्ट है, हृदय है, हार्ट को बांधने वाली जो मांसपेशियाँ होती हैं, हार्ट को बांधने वाली जो मांसपेशियाँ हैं वो आपकी क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। तो अगर विटामिन B1 की कमी होगी तो आपको कौन सा रोग होगा? वेरी रोग होगा। अब वेरी में सबसे पहले क्या होगा? हार्ट को सपोर्ट देने वाली, हार्ट को जो सपोर्ट देती है चारों तरफ से या उनको बांधे रखती है, ये जो आपकी मसल्स है, जो उसकी मांसपेशियां हैं, वो क्या हो जाती है? कमज़ोर होने लगती है। देखिए विटामिन B1 भी कितना आवश्यक है, इसीलिए हमने बताया आपको कि आप इसको अगर जानते हैं विटामिन्स के विषय में तो आप इतना तो अवेयरनेस रह सकते हैं कि आपको शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, क्या चीज़ें हम ज़्यादा मात्रा में लेके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, या कोई समस्या होती है तो हमें किस तरह की बीमारी हुई, ये आपको अवेयरनेस हो जाएगा, ये आपको जानकारी हो जाएगी। तो वेरी रोग में पहला जो समस्या क्या होती है, शरीर जो हार्ट है, हार्ट को बांधने वाली मांसपेशियां आपकी क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। दूसरा क्या होता है? दूसरी इसमें समस्या आपकी ये होती है कि इसमें डायरिया हो जाता है। दूसरी समस्या क्या होगी? डायरिया होगी। डायरिया में क्या होगा? बार बार आपको दस्त होगी, मीन्स बार बार आपको लैट्रिन जाना पड़ेगा। अब ये बार बार जो दस्त होती है, इससे कई सारी समस्याएं हो सकती है। आपका शरीर कमज़ोर हो सकता है, शरीर में आपकी पानी की कमी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें आ सकती है। तो दूसरी समस्या आपके वेरी रोग में क्या होता है? आपका डायरिया हो जाता है। ठीक है। तीसरी समस्या क्या होती है वेरी रोग में? तीसरी समस्या ये होती है कि जो अनाज है वो अनाज का सही ढंग से पाचन नहीं हो पाता है। सही ढंग से क्या होगा? डाइजेस्ट नहीं होगा, आपके शरीर में पाचन नहीं होता है। तो वेरी को आप समझ चुके होंगे। वेरी रोग वास्तव में होता क्या है? तो वेरी रोग में सबसे पहले क्या होगा? हार्ट को बांधने वाली जो मांसपेशियां हैं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। दूसरी समस्या क्या होती है? डायरिया होती है। डायरिया के कारण क्या होगा? बार बार आपको दस्त होगी,
शरीर से कमज़ोर हो जाएंगे आप, शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तीसरी समस्या क्या होगी, आपका जो भोजन के रूप में अनाज लेते हैं, मीन्स वेरी में अक्सर ये क्या होता है, जब भी आप अनाज लेते हैं, कोई भी अनाज लेते हैं, तो वो उसका क्या होता है, शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, सही ढंग से पाचन नहीं हो पाता है। अब वेरी रोग आपका ये अगर बहुत दिनों तक बना रहता है तो इससे एक और समस्या आपकी क्रिएट हो सकती है, जो एग्जाम के रूप में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरालिसिस या लकवा की बीमारी, इसको हिंदी में कहा जाए तो लकवा कहा जाता है, लकवा की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण हो सकती है। तो इसमें आपका कौन आता है, विटामिन B1। अब होता क्या है इसमें, अब देखिए इसमें जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई, डायरिया हो सकता है, अनाज आपका सही ढंग से नहीं पाचन होगा, मांसपेशियां आपकी कमज़ोर हो जाएंगी हार्ट को बांधने वाली। अगर आपके शरीर में बार बार डायरिया होगा तो डायरिया होने के कारण क्या होगा, सही ढंग से आपके शरीर में भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। जब भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है, पाचन सही ढंग से नहीं होगा, तो इसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आपका जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। जितनी एनर्जी आपके मस्तिष्क को चाहिए वो एनर्जी आपको नहीं मिल पाएगी। तो अभी हमने जो आपको कहा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पैरालिसिस जो बीमारी है, जो लकवा की बीमारी है, किस विटामिन की कमी के कारण होती है। अब क्या बताते हैं, विटामिन B1। अब यहीं पे आपका देखिए, बार बार डायरिया होने के कारण, अनाज का सही ढंग से पाचन न होने के कारण क्या हो रहा है कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में जो सही ढंग से एनर्जी जितनी पहुंचनी चाहिए उतनी ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल पा रही है। जब ब्रेन को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो इसके कारण क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है या लकवा रोग भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं विटामिन B1 कितना आवश्यक है। विटामिन B1 में ज़्यादातर आपका क्वेश्चन यही आया है कि वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो वेरी रोग के लक्षण क्या है, ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। वेरी देखिए, इसीलिए समझ के ज़्यादा पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वेरी तो रट सकते हैं, सब लोग रटते हैं, पहले से ही रटते आते हैं, बचपन से ही रटते आते हैं कि विटामिन B1 की कमी से वेरी रोग होता है। लेकिन अब क्वेश्चन आपका पलट दे, क्वेश्चन पूछ दे कि वेरी रोग के लक्षण क्या है, तो लक्षण आपने याद तो किया नहीं, वेरी याद किया है, तो लक्षण भी हमने आपको बता दिया। और वेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। अगर वेरी रोग ज़्यादा दिनों तक बना रह जाता है तो इससे और कौन सी बीमारी हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकती है और इसको लकवा भी हो सकता है। क्यों, कारण क्या है, मस्तिष्क को एनर्जी सही ढंग से नहीं मिल पाई। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे आपका विटामिन B1 तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं B2। विटामिन B2 क्या होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, इससे होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से होते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। विटामिन B1, अब यहाँ पर आप B2 कर लें। विटामिन B2 तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है इसका जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लोविन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो B2 का रासायनिक जो नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, इसका रासायनिक नाम। अब उसी तरह हम लोग बात करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने विटामिन B1 में बात किया था। देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे, विटामिन B1 के जो सोर्सेज है वो आपको हमने नहीं बताया, स्रोत कहाँ पर है।
तो स्रोत आप जान लें, विटामिन B1 के स्रोत हम आपको बता दें, क्योंकि आप जानते हैं पहले भी हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले आपकी किस विटामिन की खोज हुई थी, आप कमेंट करके बताएंगे। इसको हम आपको पहले बता चुके हैं। जो लोग कमेंट करके सही बताएंगे उनसे हम बात भी कर सकते हैं। हमारी तरफ से उनके लिए बहुत सारी विशेष होंगी। तो सबसे पहले आपको बताना है कि सबसे पहले किस विटामिन को खोज की गई थी। तो आगे की चीज़ें हम आपको बता देते हैं। इसके सोर्सेज हमने नहीं बताया था कि कहाँ से मिल सकते हैं। तो विटामिन B1 का जो सोर्सेज है वो आप समझ लें। सबसे पहले तो आप जान लें, पालक में मिल सकते हैं। किस में मिल सकते हैं? पालक में। दूसरी चीज़ कहाँ पे मिल सकते हैं? हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं वहाँ से आप ले सकते हैं विटामिन B1 को। तीसरी चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी? सेब से भी मिल सकते हैं। हाँ, अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि विटामिन B1 का सबसे अधिक स्रोत कहाँ पर है, सबसे अधिक विटामिन B1 हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कितना आवश्यक है शरीर के लिए। तो सबसे अधिक जो सोर्सेज है वो कहाँ से मिलता है? अनाज की ऊपरी परत से। अनाज की ऊपरी परत से ही इसकी सबसे पहले खोज की गई थी। अब कब खोज की गई थी, किसने किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आप पर हम छोड़ते हैं कि आपको बताना है कि किसने किया और कब किया। हाँ, इतना ज़रूर बता दे रहे हैं आपको कि अनाज की ऊपरी परत से ही विटामिन B1 की खोज की गई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका B2 हमने बताया कि इसको राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम है। अब इसका काम क्या है ये जान लेते हैं, यही आपके एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। तो इसका जो पहला कार्य है, पहला कार्य इसका क्या है? फैट या वसा। शरीर में जितने भी जो भी चीज़ें हम लोग फैट वाली लेते हैं, फैट या वसा की चीज़ें हम लोग जो लेते हैं भोजन के रूप में, तो पहला काम राइबोफ्लोविन या B2 का क्या है कि फैट को पचाने में या वसा को पचाने में ये सहायक होता है। जो भी हम लोग फैट वाली चीज़ें लेते हैं सबसे पहले हमारे कहाँ जाता है? वो आहार नाल में जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। ये जैसे ही एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, आहार नाल में जैसे ही पहुंचता है, तो हमारी आहार नाल के बाद जैसे ही वो आंतों में पहुंचता है, सबसे पहले जब वो आंतों में पहुंचता है, जब वो आंतों में पहुंचेगा तो आंतों के द्वारा लाइपेज नामक एक एंजाइम निकाला जाता है। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। लाइपेज नाम का एक एंजाइम निकाला जाता है। ये लाइपेज नाम का जो एंजाइम है वो क्या करता है? इसका काम क्या है? ये आपके फैट या आपका वसा, जो भी फैट वाली चीज़ें हम लोग लेते हैं, दूध या अन्य जो जितनी भी चीज़ें जिससे में आपको फैट ज़्यादा मात्रा में मिलती है, तो जितने भी फैट वाली चीज़ें हम लोग लेते हैं, ये सबसे पहले जो हम लोग भोजन के रूप में जब लेते हैं तो पहले कहाँ जाता है? एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, आहार नाल में जाएगा। आहार नाल के बाद सबसे पहले उसके बाद कहाँ पे जाएगा? हमारी आंतों में जाएगा। आंतों में जाएगा तो ये आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आंतों के द्वारा कौन सा एंजाइम निकाला जाता है जो वसा को पचाने में सहायक होता है? आप क्या बताएंगे? लाइपेज नामक एंजाइम निकाला जाता है। लाइपेज नामक एंजाइम कहाँ से निकलता है? आपकी इंटेस्टाइन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतों से निकलता है। आंतों से जो आपका लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है वो किसको पचाने में सहायक होता है? फैट को पचाने में, या जो वसा वाली जो चीज़ें हम लोग लेते हैं उसको पचाने में सहायक होता है। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब लाइपेज नामक एंजाइम आपका फैट या वसा को डाइजेस्ट कर देता है, पचा देता है, तो ये आपका किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? जो हम लोग
फैट वाली चीज़ें लेते हैं, जब लाइपेज नामक एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर देता है तो ये कन्वर्ट होकर के किस में चेंज हो जाता है, ये आपका हो जाता है फैटी एसिड में। इसमें कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इसको समझेंगे तो आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। यहां से 3 क्वेश्चन आपके बने। फैट, वसा आपका डाइजेस्ट होता है, जब आंतों में जाता है तो किस कारण से आंतों के द्वारा लाइपेज नामक एंजाइम निकाला जाता है। लाइपेज नामक जो एंजाइम है फैट या वसा को जब ये डाइजेस्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है, तो ये किस में बदल जाता है, फैटी एसिड। फैटी एसिड को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको हम आपको बता देते हैं। इसको कहा जाता है ग्लिसरॉल। फैटी एसिड को ग्लिसरॉल कहा जाता है। तो अब इसका काम क्या है, इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। पहले ये जान ले कि ये आपका जब चेंज होता है, लाइपेज नामक जो एंजाइम है ये आपका फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद इसकी किस में परिवर्तित कर देता है, फैटी एसिड में करता है। फैटी एसिड का काम क्या है, इसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले जान ले कि आपका ये एंजाइम निकलता कहाँ से है, आंतों के द्वारा, ठीक है। इसी तरह आपने सुना होगा कि कुछ और सारे एंजाइम हैं जो आपके शरीर में निकलते हैं और पाचन में सहायक होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट। कुछ और क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग लेते हैं भोजन के रूप में, वह कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर के किस रूप में बदल जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि वसा जब आपका फैट वाली चीज़ें लेते हैं तो फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। फैटी एसिड का कार्य क्या है वो अभी हम लोग बात करेंगे, ये काम क्या करता है। कार्बोहाइड्रेट अगर डाइजेस्ट होता है तो किस रूप में चेंज हो जाता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें लेते हैं हम लोग तो वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में। जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट हो जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में। अगर आप प्रोटीन लेते हैं, ये भी कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन से चीजें जो लेते हैं, आप जानते हैं प्रोटीन सबसे अधिक दालों में मिलती है। प्रोटीन से संबंधित जो आप भोजन लेते हैं तो प्रोटीन आपका डाइजेस्ट होकर किस में चेंज हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखें। ये आपका किस में हो जाता है, अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो आप समझ चुके हैं विटामिन B2 का काम क्या है। हमारे शरीर में जो फैट है, जो फैट वाली चीज़ें लेते हैं, वसा वाली जो चीज़ें लेते हैं, इसको डाइजेस्ट करने के लिए आंतों के द्वारा जो लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है, यह फैटी चीज़ों को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड में बदल देता है। जिस प्रकार आपका कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन चेंज हो जाता है अमीनो अम्ल में, उसी तरह आपका फैटी एसिड के रूप में चेंज हो जाता है। अब हम लोगों को बात करना है कि ये फैटी एसिड का काम क्या है। फैटी एसिड जो आपका डाइजेस्ट हुआ है, इसका काम क्या है, तो ये भी आप परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फैटी एसिड का काम ये होता है कि ये आपका क्या है, त्वचा के नीचे ये जमा होता है। ये आपका त्वचा के नीचे ये जमा होता है। फैटी एसिड का कार्य पूछे कि निम्न में से फैटी एसिड का कार्य क्या है, तो ये क्या होता है, ये त्वचा के नीचे आपका जमा होता रहता है फैटी एसिड, और जमा होकर के क्या करता है, आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो फैटी एसिड का काम क्या है, ये त्वचा के नीचे जमा होकर के और क्या करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तो
वसा का मुख्य कार्य क्या हो गया? फैट का मुख्य कार्य क्या हो गया? ये शरीर के टेम्परेचर को आपको क्या करता है? नियंत्रित करता है। फैट जब आपका जो वसा वाली चीज़ें हम लोग लेते हैं ज़्यादा मात्रा में और सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए तो क्या होगा? आपके शरीर का टेम्परेचर क्या होगा? सही होगा, बैलेंस होगा। अब हम लोग जो B2 है या राइबोफ्लोविन है, इसका दूसरा कार्य क्या है? अगर ये आपकी B2 की कमी हो जाती है तो इससे क्या होगा? इससे एक बीमारी होती है जो कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, किलोसिस। किलोसिस नामक बीमारी होती है। अब किलोसिस नामक बीमारी में क्या समस्याएं होती हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, वो आप जान लें। आपको एग्जाम में केवल यही ऑप्शन चुनना है कि B1 की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो सबसे पहले आप देख लें ऑप्शन में कहाँ पे लिखा है, किलोसिस। किलोसिस के लक्षण क्या है वो हम आपको बता देते हैं। किलोसिस में सबसे पहला लक्षण क्या होता है? आपकी जो शरीर की त्वचा है, जो स्किन है, ऊपरी जो स्किन है वो क्या होती है? सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। तो किलोसिस में सबसे पहली आपके लक्षण क्या होते हैं? शरीर की जो त्वचा है वो आपकी सूख जाती है। दूसरा लक्षण क्या है इसमें, किलोसिस में? किलोसिस में ये दिखता है कि नाक के ऊपरी परत पर, जो आपकी नाक है इसके ऊपरी परत पर, ऊपरी जो परत है ये क्या हो जाते हैं? लाल रंग के हो जाते हैं। तो नाक के ऊपरी परत पर लाल हो जाता है, त्वचा आपकी सूख जाती है। और ये चीज़ें अगर हमेशा बनी रहती है तो क्या होती है? ये व्यक्ति के ग्रोथ में, जो आपका ग्रोथ है वे जो विकास है उसमें ये बाधक बनती है। हमेशा अगर ये चीज़ें बनी है तो व्यक्ति का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है। तो B2 भी या राइबोफ्लोविन भी आपका आवश्यक है। अब हम लोग इसके सोर्सेज के विषय में बात कर लेते हैं। कहाँ से आपको मिलेगा? आप जान चुके हैं इससे होने वाली जो बीमारी है, इसके रासायनिक नाम भी जान चुके हैं और किस तरह से ये काम करता है ये भी जान चुके हैं। अब इसको हम लोग प्राप्त कहाँ से करेंगे जिससे ये सारी समस्याएं ना उत्पन्न हो? तो सबसे पहले आप जान लें, दूध और दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, घी हो गया, घी, मक्खन हो गया, ये सारी चीज़ों में आपको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आपको इतना ध्यान रखना है कि B1, B2 को ज़्यादा मात्रा में अगर आपके शरीर में रखना है तो आप क्या करें? अखरोट, अखरोट को भी ज़्यादा ले सकते हैं, बादाम को आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। तो अखरोट, बादाम, और अगर आपको मूंगफली भी आपको पसंद है तो मूंगफली भी ले सकते हैं, जिससे आपको जो विटामिन B2 है या राइबोफ्लोविन है इसकी कमी आपकी पूरी हो जाएगी। तो हम लोगों ने तीनों चीज़ों पे बात कर लिया। इससे होने वाली जो बीमारी है इसका कार्य क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके रासायनिक नाम क्या है। अब इसके आगे आप जानते ही हैं कि जो विटामिन B है वो क्या है, इसमें कई सारी खोजें की गई, बहुत सारी रिसर्च की गई, आज भी खोज की जा रही है। उसमें कई सारे नाम हैं। आप देखते हैं कि विटामिन 12 तक हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। विटामिन 12 तक नई नई चीज़ें आती रहती है, नई रिसर्च आते रहते हैं। वो भी जो नई चीज़ें आई हैं उसको भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जो प्रमाणित हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं उसी पर हम लोग ध्यान देंगे, जो कई बार एग्ज़ाम में आए हैं। इसके आगे की जो B3 है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।